फाउंडर कितना कमाता है? What car do you ride? I drive a BMW. Where does the initial funding come from? To be honest, हमने लाख रुपए तीनों ने डाले थे. But it was very good timing for D2C. 2.5 लाख रुपए का तो शूट ही कर दिया हमने. If you are launching a product, 200 लोगों में पहले उसके रिव्यूज लो, प्रोडक्ट को फिर बेटर करो, फिर 200 को 500 करो, 500 को 1000 करो, रिव्यूज लेते रहो और क्विकली उन फीडबैक्स पे काम करते रहो. आपका प्रोडक्ट आप कभी नहीं बनाते, आपका कंज्यूमर बनाता है. इंडिया में बहुत ब्लेटेंटली ड्यूप्स बन रहे हैं. India wanted ordinary. Minimalists figured that out. They had a backlash in the beginning that ordinary का कॉपी है. उन्होंने इंडियन कस्टमर को जो चाहिए था वो सॉल्व कर दिया and look where it is now. You need a fragrance which is not a copy. People are trying to do at this price point. वो 10,000 वाला परफ्यूम देखा था ना, ये उसके जैसा है. 20,000 वाला देखा, ये उसके जैसा परफ्यूम है 800 रुपए में. ऑफिस बॉय से CEO तक सब एक जैसा स्मेल करने लगे. Supposedly आज आपके पास 1 करोड़ है to invest in some brand. This can be the next big thing. What do you think is that? To another business roundtable. आज हम स्किन केयर से लेके परफ्यूम तक सारी डिटेल्स इन बिटवीन डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ द बिजनेस इज बिल्ट, हाउ अ जेन ज़ी कैन प्रॉब्ली बिकम अ फाउंडर इवेंचुअली अपना खुद का ब्रांड शुरू करने में. एंड फॉर दैट वी हैव पलाश विद अस फ्रॉम ब्लाबली ब्लू एंड जयेश फ्रॉम प्रोलिक्सर. सबसे पहले मेरा पलाश से ये क्वेश्चन है. पलाश, इफ आई इज दैट द राइट? Yeah, that's the right okay. one. The first question I have for you is Blably Blue कैसा ब्रांड का नाम है? Why did you come up with this? No specific reason, nothing. Just wanted to keep a very catchy name, यार. The purpose was so that it relates to the brand. Blably Blue का मतलब है I love you in gibberish. Okay. So the only because we were making fragrance are nostalgia. So we wanted to keep something very nostalgic. So I love you. We thought Blably Blue, it's a crazy name. Gen Z will love it. और शुरू में हमें भी समझ नहीं आया था कि रखना चाहिए कि नहीं. बट वी हैव टेकन, हमने हर चीज़ के लिए, चाहे वो हमने फ्रेग्रेंसेज लॉन्च करी हो या कुछ भी, वी हैव ऑलवेज टेकन ऑडियंस ओपिनियन. जो हमें लोगों ने बोला कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो वी हैव रन डाउन टू द मार्केट स्ट्रीट्स, पूछा कैसा नाम है, सबको क्रेजी लगा, हमने रख दिया. आई थिंक फ्रेग्रेंस एंड इवन स्किन केयर फॉर दैट मैटर बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, राइट? लोगों को इसका बहुत ग्लैमरस साइड दिखता है कि इतने सारे मॉडल्स हैं, यू नो, सच अमेजिंग फ्रेग्रेंसेज वी सी ऑल द टाइम. व्हाट इज समथिंग दैट यू फील कि लोगों तक नहीं पहुंचता है फ्रॉम द ब्रांड, समथिंग दैट दे डोंट सी, समथिंग दैट फाउंडर्स गो थ्रू? ऐसा कोई बात? द जर्नी ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. यस. ओह डेफिनेटली भाई. आई थिंक सबसे लोनली जर्नी है. जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर चढ़ते जाओगे एज अ फाउंडर, आई थिंक द फाउंडर इज़ द मोस्ट लोनलीस्ट पर्सन. बिल्कुल लोनली जर्नी है कोई, क्योंकि आप टीम के साथ भी वो चीज़ नहीं शेयर कर सकते बिकॉज टीम डिमोटिवेट हो जाएगी. देयर आर अप्स एंड डाउन्स ऑन अ डेली बेसिस, और आपकी पर्सनल लाइफ भी होती है, तो कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो आप अपनी टीम के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू कीप योर टीम मोटिवेटेड हमेशा, ऑल द टाइम. आप वो स्किप ही नहीं कर सकते. तो यू कैन नॉट शेयर योर फीलिंग्स देयर, एंड यू कैन नॉट टेल एट होम ऑल्सो और इन योर सेल्फ ऑल्सो दैट यू कैन नॉट फील डिमोटिवेटेड खुद से भी, चाहे कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, अदरवाइज आप एनर्जी नहीं ला पाओगे. सो आई थिंक इट्स द मोस्ट लोनली जर्नी. यू हैव टू सर्वाइव अलोन and just keep on doing things on a daily basis, day in day out, every hour, every minute. Just keep on doing, and just there is a hope कि हाँ ये होगा और फिर उसके बाद मैं सुकून से बैठूंगा. So that is the journey. It's tough journey. Jay, you wanna add something? Agreed. So like he said, मतलब it's rarely that you wake up and मतलब you get used to waking up to bad news. एंड कुछ ना कुछ फट जाता है कभी ना कभी तो फटता रहता है. और यू स्टिल हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस इन फ्रंट ऑफ योर टीम एंड एवरीथिंग बिकॉज योर मूड डिक्टेट्स द मूड ऑफ द टीम. तो लाइक ही सेड, मतलब इट्स अ वेरी वेरी लोनली जर्नी, बट स्टिल इफ you're built for it, it's the path for you. Like you should definitely go for it. It's an experience of I want everybody to have this experience, but I feel not everybody is built for it, but if you are, you will somehow land up in entrepreneurship. बट उतना ही फन भी है. हाँ, करेक्ट. डिफाइन फन, क्या फन है इसमें? फन ऑफ न्यू चैलेंजेस, न्यू डिसीजंस, न्यू रिस्क यू टुक ऑन एवरी डे. आपके एक छोटे से डिसीजन से चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं. सो ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस, और उसमें जो मज़ा आता है, यू सी कि अच्छा आपने ये किया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ. इट्स अ फन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फन यू एंजॉय इन द जर्नी एज बीइंग अ फाउंडर कि ओके मैं जो सोचता था वो अब मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा ये उसका इम्पैक्ट होता है. दो दैट जर्नी, सो यू विल इन्जॉय द जर्नी इज़ फन, बट इट्स लोनली. टॉकिंग अबाउट जर्नी, आई थिंक जब ब्रांड्स
they get a lot of funding, all those things are there. Founder कितना कमाता है? Out of all of that, हर महीने founder के पास salary कितनी आती है? We'll start with Jayesh. या फाउंडर का इनिशियली अगर पैसे कमाने का टेक होम का वो है तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू गो. मतलब एक्चुअली यू आर बिल्डिंग योर इक्विटी इन द ब्रांड. तो जितना तुम्हें चाहिए उतना निकल जाए वो बहुत बड़ी बात है. मतलब स्टार्टिंग से कितना चाहिए? डिपेंड्स यार. दैट्स मतलब जैसे मुझे आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई वाज रनिंग एन एजेंसी एंड देन आई स्टार्ट दिस ब्रांड. तो मुझे उतना टेक होम चाहिए था. बट आई गॉट लकी ऑल्सो कि वी वर लाइक we straight jumped into profits. We were bootstrapped first month profitable, so we were able to take out money. But even if we couldn't, you should have this thing to keep working without take home also for a while. मतलब फंडिंग आ गई उसके बाद तुम अपना थोड़ा सा टेक होम कर लेते हो, समझ आता है. बट अगर कंपनी में कैश जनरेट नहीं हो रहा, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे, देन यू कैन नॉट इतने कॉस्ट है एम्प्लॉयज़ को पे ऑफ करना है, सबको करना है, तुम अपना घर ले जाने की सोच रहे हो तो डाउन हिल है बस. प्राइमरी थॉट वो नहीं होना चाहिए. प्राइमरी थॉट इनिशियली तो नहीं, बाद में तो जितना तुम डिजर्व करते हो, जितना तुम ग्रो कर देते हो कंपनी को, अपना जितनी ज़रूरत है निकालते रहो डिविडेंड. बट या लाइक यू शुड एक्चुअल आउटकम फॉर अ फाउंडर इज द इक्विटी वैल्यू दैट यू बिल्डिंग. सो आई 100% एग्री. बट मैं आप कह रहे हो कि वो फीलिंग आती भी नहीं है कि आपको निकालना है, बिकॉज आपको पता है आपकी मैथ्स बैठ रही है तो आप निकाल लो, नहीं बैठ रही तो यू विल से कि यार नहीं मेरे को नहीं निकालना, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू सी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा P&L क्या जा रहा है. सो इट्स योर कंपनी, इट्स योर बेबी, यू ट्रीट इट लाइक योर सेल्फ. तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता मंथली का. इक्विटी इज़ समथिंग विच ऑल द फाउंडर्स वर्क फॉर, और वही वेल्थ क्रिएट करती है. सो देर इज़ अ डिफरेंस. एक छोटी सी चीज़ है, देर इज़ अ वेरी slight difference between earning money and creating wealth. They are two different things. Earning money is जो आप महीने के लिए कमा रहे हो, वो आपका लाइफस्टाइल है, वो आपका खर्चा है. Earning money is equal to your खर्चा, कि आपको गाड़ी ये चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए, घर चलाना है, ये है वो है, ये अर्निंग मनी. आपका अब उस हिसाब से 1 लाख में भी हो जाता है, 4 में भी हो जाता है, 10 में भी हो जाता है. डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ. बट वेल्थ इज समथिंग विच इज देयर इन योर बैंक अकाउंट ऑलवेज. वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है, उसको आपको पता है जब मेरा मन करे तब मैं निकालूँ. दैट इज़ वेल्थ. सो वी all work for wealth. Earning money is a short term goal, wealth is a long term goal. What does your lifestyle look like? Give me a regular day. How does it look like? What car do you ride? I drive a BMW. The thing is that before this, there were other things also I was doing. Plus, I was started with my journey with some property building in Gurgaon. So वहाँ से वो थोड़ा surplus बन गया, तो I managed from there. In business, I don't. जब तक वो settle down नहीं हो जाता कोई भी business, I don't take out a single penny from that. जब तक profitable या एक stable business नहीं बन जाता, तब तक मैं नहीं निकालता उसमें से. So yeah, try to keep up with the lifestyle also, and apart from that also having that founder vibe. Hustle is very important. Lifestyle आपका कुछ भी हो, लेकिन hustle कम नहीं हो सकती. You always have to be street smart. आपको कुछ भी करना पड़ेगा, आपको उठा के सामान गाड़ी में भी रखना पड़ेगा, आपको डब्बे भी बंद करने पड़ेंगे, पैक कुछ भी करना पड़ेगा. So वो हमेशा चलता रहना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकते कि कोई और कर दे रहा है मेरे लिए, क्योंकि if you have to deal with the things quickly, आपको चीज़ें फटाफट करनी होती है, and you have to be street smart. आपको खुद ही लगे रहना होता है, बिकॉज जब आप लोगों को तभी आपकी टीम लगेगी, वरना टीम कहती है कि खुद तो बैठे हैं और हमें करवा रहे हैं. सो ऑलवेज बी विद द टीम वट एवर इन यू आर डूइंग. And while building all of these brands, again, there are a lot of funding and all this happens. Where does the initial funding come from? In our case, it was bootstrapped completely. So 3 of us, we put in some capital in the beginning, and How did you manage that capital? so I already had a marketing agency running. So we pulled out some money from there, और हमने इसमें initially experimental डाला कि let's try and run this. And after putting in capital, and जब वो कंपनी फॉर्म हो गई, तब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही उसकी अपना एजेंसी को भी थोड़ा सा कम टाइम देते हुए यहाँ पे घुस गए. एंड देन टू बी ऑनेस्ट हमने 3 लाख रुपए डाले थे. लाख रुपए तीनों ने डाले थे. इट वॉज वेरी गुड टाइमिंग फॉर D2C. और 3 लाख में से हमने, This is back when?
2018। तो हमने 3 लाख रुपए डाले कैपिटल, 2.5 लाख रुपए का तो शूट ही कर दिया हमने क्योंकि मतलब हमें वो प्रेजेंटेशन और बड़ा पैशनेट ये थे। जो इन्वेंट्री आई थी वो क्रेडिट पे आई थी, 45 डेज में उसकी पेमेंट करनी थी, और जो मार्केटिंग हुई दैट ऑल हैपेंड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। So basically till that time we actually had to pay for all of this. We had made a profit because cash on delivery, you receive your money in 7 to 10 days. And marketing also very important for brands, but it's under your control, right? If you're getting a good ROAS, you scale. So that Can was, you also define ROAS for the audience? ROAS is return on ad spend. So the way the math works is that after you've calculated your unit economics, कि बॉस इतना मेरा कॉग्स है, इतना मेरा शिपिंग लगेगा, इतना मेरा जीएसटी है, अब जो मार्जिन है, अब इसके अंडर अगर मेरा मार्केटिंग कॉस्ट आया तो मैं प्रॉफिट बचा लूँगा। अगर इसके इतना ही आया तो मतलब आई डोंट मेक मनी, आई डोंट लूज मनी। इसको क्रॉस कर गया तो बेसिकली तो बाकी सब तो मैं क्लियर है फंडा, जो मार्केटिंग है वो वेरिएबल है। तो लाइक रोएस इज कैलकुलेटेड एज 500 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, 100 रुपये आया तो you made 5 times your money, so your ROAS is 5. So ROAS is the metric where you judge your performance marketing from majorly. बाकी और भी metrics हैं, but ROAS is something that gets you to, you know, if you're going in the right direction or not. Which also brings another question in my head कि कोई भी फाउंडर जब कोई नया ब्रांड बनाता है या फिर मोस्टली दीज आर वेरी पैशन प्रोजेक्ट्स, तब क्या प्रेजेंटेशन, एज यू सेड कि 3 लाख आपने डाला, 2.5 लाख तो आपके प्रोडक्शन में ही चला गया, क्या उस समय प्रोडक्ट की परफेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है? इज़ दैट समथिंग दैट अ फाउंडर शुड लुक एट, और शुड द फाउंडर लुक एट मोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनिशियल स्टेज में? वेरी इनिशियल स्टेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो, कैटेगरी पे डिपेंड ज़्यादा करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट माय कैटेगरी, फ्रेग्रेंस की बात करूँ, सो आई थिंक प्रोडक्ट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन तो आप स्टिल कर लोगे, आप निकाल लोगे कि ठीक है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे। इन टुडेज मार्केट इज सो क्लटर्ड एवरीवेयर। कोई सी भी मार्केट देख लो, हर इन ऑल द कैटेगरी आपको सुनने को मिलेगा कि ये क्लटर्ड है, ये क्लटर्ड है। एवरीवेयर इट्स क्लटर्ड, एवरीवन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, बट योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी द डिफरेंस। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कंज्यूमर आजकल इतना वो बेवकूफ़ नहीं है कि आप पहले की तरह कि आप उसको एड्स दिखा दो और वो खरीद ले। उसने एक बार वो खरीद लेगा लेकिन वापस नहीं खरीदेगा अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, क्योंकि आज उसके पास ऑप्शंस बहुत है। हर कैटेगरी में उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं कि ठीक है उसको आपको नहीं समझ आया, वो लॉयल नहीं रहेगा, और लॉयल कस्टमर्स अब बचे भी नहीं है। पीपल कीप ऑन शिफ्टिंग, और इफ़ यू हैव टू कीप a consumer loyal in today's market, your product has to be the difference. Yeah, so I was saying I completely agree. Like even if like when we started in 2018 December, presentation वगैरह सब कुछ comes later on, distribution comes later on. मतलब we probably started working on the product, understanding the market, and also getting to the right product that we want to launch about a year ago. The idea generated a year ago, 2017 एंड, और 1 साल तो वो परफेक्ट करने में लग गया हमें। ऑल्दो उस टाइम हम क्रिप कर रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, लेट्स लॉन्च नाउ, बट इट पेड ऑफ, इट रियली डिड। सो एंड रेट्रोस्पेक्टिवली हमें लग रहा था कि दैट एफर्ट वाज वर्थ, यू नो, दैट वाज अ गुड एफर्ट दैट वी पुट इन। सो प्रोडक्ट परफेक्ट करना आज की मार्केट में, स्पेशली आज की में, लाइक ही सेड, उस टाइम पे फिर भी ये था कि यू रन एड्स एंड यू नो लोगों ने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया। आज भी हो सकता है कि तुमने रन किया और कर लिया, बट इफ़ यू वांट पीपल टू कम बैक, इट हैज़ टू ऐड वैल्यू टू देयर लाइव्स। और आई बिलीव इन अ स्ट्रेटजी ऑफ इफ़ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट, भाई ने जैसे कहा कि आई नॉट से कि आप उसको अकेले टेस्ट बनाते रहो, R&D करते रहो 1.5-2 साल तक, या टाइम लगाते रहो उसमें कि प्रोडक्ट में इतना टाइम लगा दो कि मार्केट ही पीछे निकल जाए। व्हाट आई सजेस्ट इज़ ऑलवेज कि छोटी सी एक छोटा सा पकड़ो एरिया, सर्कल पकड़ो। या अगर आप कॉलेज में हो, यंग हो, कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप ट्यूशन जाते होगे, कहीं जाते होगे, जहाँ भी जाते होगे, यू हैव अ सर्कल ऑफ 10-15-20 लोग। कॉलेज में भी 20-25, और कॉलेज में हो अगर तो आपके पास पूरा कैंपस है। छोटा सा प्रोडक्ट जो भी आपको लग रहा है निकालना है, उसको लॉन्च करो। 200 लोगों में पहले उसके रिव्यूज़ लो, प्रोडक्ट को फिर बेटर करो, फिर 200 को 500 करो,
500 को 1000 करो, रिव्यूज़ लेते रहो और क्विकली उन फीडबैक्स पे काम करते रहो। आपका प्रोडक्ट आप कभी नहीं बनाते, आपका प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर बनाता है। सो टिल टुडे आई कॉल ऑलमोस्ट 15-20 पीपल ऑन अ डेली बेसिस जितने ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है यूजर इनसाइट के लिए। यूज़र इनसाइट के लिए कि क्यों, कैसे, कहाँ से, कैसा लगा, क्या कमी लगी, क्या बेटर हो सकता है, एंड आई टेक दैट वेरी सीरियसली। और फिर उनको सारे नोट्स करते हैं, और ये शुरू से होता है। इवन व्हेन आई वाज सेइंग कि जब हम फ्रेग्रेंस लॉन्च भी कर रहे थे, तो मेरे को जो पसंद है फ्रेग्रेंस, मैंने वो लॉन्च नहीं करी, क्योंकि मेरी पसंद एक मेरे तक, मेरी लिमिटेशन है वो। व्हाट आई डिड इज़ कि मैं मार्केट में हॉस्कास गया, मैं खान मार्केट गया, मैं एम्बियंस गया, मैं सिलेक्टेड जितने दिल्ली एनसीआर के जितनी जगह थी जहाँ सारा यंग क्राउड होता है, वहाँ जाके मैंने स्ट्रिप्स पे 5-5 स्ट्रिप्स पे अलग अलग फ्रेग्रेंस कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी लग रही है, जिसको सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले मैंने वो लॉन्च करी। सो आप खुद नहीं डिसाइड करते अपनी चीज़ें, उस आपका कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। ये बहुत पुरानी सेइंग है ना कि कंज्यूमर भगवान होता है, ये सच है। जो आपका कंज्यूमर कह रहा है, अगर आपने उसको वो दे दिया, उस प्राइस पॉइंट में दे दिया, ही इज हैप्पी, वो लॉयल है फिर आपके लिए। फिर किसी भी फाउंडर के लिए आई थिंक देयर इज दिस बुक कॉल्ड द मॉम टेस्ट। ये आई वुड रेकमेंड एनीवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट कि ये बुक पढ़ो। उस बुक में ये समझाया गया है कि नाउ इनिशियली कोई भी आइडिया जब किसी फाउंडर को आता है, मैं अगर आज मुझे एक आइडिया है, इफ़ यू गाइस आर माई फ्रेंड, मैं आके आपको बताऊं कि यार मेरा ना ये आइडिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, व्हाट विल यू से? हाँ यार मस्त आइडिया, देख लो, बन जाएगा, बहुत क्रेजी हो जाएगा। दैट इज़ नॉट हाउ अ यूज़र इनसाइट वर्क्स। करेक्ट। दिस बुक एक्चुअली टीचेज यू कि तुम एक रैंडम इंसान से भी अगर मिलो और किस तरह से तुम अपनी आइडिया को उसको पिच करोगे विदाउट सेइंग कि इट्स योर आइडिया, दिस इज समथिंग दैट इज देयर इन द मार्केट, एंड व्हेन यू पिच दिस, तब वो रियल और रॉ इनसाइट आएगी कि अच्छा मुझे कैसा लगता है इसके बारे में। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड द मॉम टेस्ट, क्योंकि मम्मी को कुछ भी बताओ, मम्मी तो बोलेगी हाँ यार बहुत अच्छा है, मेरा बेटा तो बेस्ट है, मेरी बेटी तो बेस्ट है ना। तो उस नोशन को ब्रेक करने के लिए देयर इज दिस बुक। करेक्ट, क्योंकि जेन्युइन फीडबैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. उस टाइम पे आपको लोग पंप करने के लिए बोल दें, हम भी बोल देते अपने दोस्तों को कि नोबडी वांट्स टू बी द बैड पर्सन, राइट। मतलब फिर भी जेन्युइनली भी बोलो तो तब भी कभी कभार लोग ले लेते हैं कि पता नहीं, इफ़ पीपल आर वेरी पीपल वांट कंफर्मेशन बायस ना, कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो जेन्युइन फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यस। सड़कों पे लोग जब आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो जेन्युइन फीडबैक देते हैं। वहाँ कोई बाइसनेस वाला नहीं है। वहाँ पे अगर उनको अच्छा भी लग रहा होगा तो भी वो थोड़ा खराब ही बोलेंगे। तो वो वहाँ, इसलिए द बेस्ट वे इज टू गो टू स्ट्रीट्स। लोग जो रैंडम स्ट्रेंजर लोग हैं, जो आपको नहीं जानते, जो आपको पागल समझ रहे हैं, जो आप ये सब कर रहे हो, वो आपको जेन्युइन फीडबैक दें। बट वाइल वी आर ऑल्सो ऑन द टॉपिक कि किस तरह से प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं राइट ब्रांड्स की। एक सीरम फॉर एग्जांपल जब बनाते हैं, मिनिमम कॉस्ट कितना आता है एक सीरम को मैन्युफैक्चर करने में सिर्फ, या उसके उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में? मिनिमम तो मतलब अगर एक अच्छी क्वालिटी आपको बनानी है, प्राइमरी पैकेजिंग के साथ आइड से इट शुड बी इन ट्रिपल डिजिट्स, गुड क्वालिटी। एंड वैसे उसका मतलब देयर इज ऑल काइंड ऑफ स्टफ इन द मार्केट, but good quality, I think it goes into triple digits. Ultimately your MRP ka 25% is your COGS. I think 25% is including your secondary packaging also. So that math works. उसको अगर exceed कर रहा है आपका COGS percentage, मतलब you also contribute to this, but मेरा अभी तक जो मेरे को लगता है that is the max. उसके बाद you need money for logistics, marketing, a lot of things. तो सिरम जो भी आपका कॉग्स बैठ रहा है, जिस भी क्वालिटी पे आपको चीज़ करनी है, उसको उसके बाद उसकी प्राइसिंग निकलती है। ओके, जिसमें आप इज इट वेरी सिमिलर इन द फ्रेग्रेंस मार्केट आल्सो? मतलब it operate, but we don't operate like this. मतलब I really feel कि मैं पहले ऑर्डर, मतलब वाई ही सेइंग दिस इज ही इज राइट, बिकॉज कैक्स आर वेरी हाई इन टुडेज टाइम। कैक बहुत हाई है, कंज्यूमर को लाने की कॉस्ट बहुत हाई है, तो वो मार्जिन रखने पड़ते हैं, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं ला पाओगे। दिस इज ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड हैं, और CPMs आए हैं, मेटा के एड्स आए हैं, फिर कमीशंस आ जाते हैं मार्केट प्लेसेस के एंड ऑल दैट स्टफ।
तो वो बैठ नहीं पाती मैच. बट आई बिलीव कि अगर आप प्रोडक्ट में 10% एक्स्ट्रा लगा दोगे, हाँ ये तो इंस्टेड ऑफ 25% यू पुट 35 to 40% इन योर प्रोडक्ट. मेरे को पता है बिजनेस के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाती है सेंस बनानी, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर आप 10-15 प्रोडक्ट जो आप मार्केटिंग में सोच रहे हो उसको 10-15% आप प्रोडक्ट में लगा दो एक बार. आप पहली बार में लॉस कर लोगे, पहली बार में लॉस होगा, पहली बार कंज्यूमर को लाने में आपकी कैक फटेगी, बट रिपीट कैक आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी अगर आपके प्रोडक्ट में दम है. सो ऑन अ लॉन्गर रन, मतलब एट अ लार्जर स्केल, जब आप थोड़ा सा स्केल करने जाओगे यू कैन स्टिल ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट जब आप स्केल पे जाओगे. करेक्ट. बट यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज द कंज्यूमर्स माइंडसेट जो एक बार बन गया. सो गिव 10-15% एक्स्ट्रा इन प्रोडक्ट यार, दैट्स ओके. बाद में ऑप्टिमाइज हो जाएगी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो जब आप स्केल करोगे ना तब कॉस्ट अपने आप ऑप्टिमाइज हो ऑप्टिमाइज जाएगी. हाँ, नो आई एग्री विद दैट. मतलब इफ व्हाटएवर यू इन्वेस्ट बैक इनटू द प्रोडक्ट, वो तो फिर वो कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म देगा. मतलब हाँ, कंसिडरिंग कि इवेंचुअली लाइक ही सेड यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट ऑल्सो, है ना, विद लार्जर क्वांटिटीज एंड एवरीथिंग, तो कॉस्ट आ जाती है. हाँ, तो मतलब नॉट ऑन डे वन बट इवेंचुअली मतलब जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो बैठ जाने चाहिए. बट वही होप पे काम करता है एंटरप्रेन्योर भी. Can you help me understand COGS? How do you calculate this for your let's say आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है? Is it the vitamin C serum? Yeah, it was vitamin C serum was also a bestseller, and then main product was the algae face mask. अच्छा, तो can you help me with the breakdown of कि कैसे क्या? See, the actual product came out to be around 80-90 bucks, जो हमारा face mask था. हाँ. Then at that time it was very initial, so and we wanted to price it around like 999. तो उसमें हमने पैकेजिंग डाला अबाउट 60 rupees was our jar, हाँ. which eventually came down to 40, like he said, cost optimize हो गई थी हमारी. We found better ways of sourcing it, but 60 rupees का हमारा jar था. There was a brush, a mini brush inside, that was about 25 rupees. उसमें भी we didn't want to compromise on the hair of the brush, you know, everything quality oriented. And then primary packaging होती है, then secondary packaging maybe we used to put a card and a couple of you know, decoratives inside the box. कि first user experience है, whoever's getting customer is getting the product first, so they should like it, unboxing experience and everything. तो हमारा वही, मैंने जैसे आपको बताया 999 में हमारा करते करते हम 250 क्रॉस ही कर जाते थे. तो बिटवीन 250 to 300 आता था. Got it. And roughly 4x का आपको उसका प्राइसिंग आप लोग प्लेस करते थे. करेक्ट. Got it. How is that with Blably-Doo? Again, take your hero product जो भी है. Majorly we अभी तो we only have fragrances. Rest product are yet to be launched. परफ्यूम तो यार इट्स छोटी सी 3 चीज़ों से ही बनता है. अल्कोहल होती है, ऑयल होता है और बॉटल होती है. सो कॉग्स मोटा what we have in totality it's around 38% right now of the total MRP. And what is the MRP right now? MRP is 1000 approx, but selling price is 750 to 850 rupees के बीच में आता है. So 750-850 का 38% is majorly our. Got it. MRP तो थोड़ी सी वो मार्केट प्लेसेस की वजह से रखनी पड़ती है to make sense. Got it. And suppose for example मैं एक नया बायर हूँ of Prolixer and Blably-Doo. आज मैंने आपको कुछ एक ऐड देखा. I feel this product is very good for me, something that I relate to, something that I want to buy. How do you justify this price? Give me a one-liner or one sentence कि how do you justify this price that you are placing for them? यार आप What is basically आप अपना मोड क्या बता रहे हो कि इस वजह से I'm justifying this price, वो क्या है? फॉर अस इट्स आर फ्रेगरेंसेस. बाकी सब चीज़ें बॉटल हम पैकेजिंग कितनी अच्छी करते हैं, हम यूटिलिटी देते हैं पैकेजिंग में, दैट्स ओके, वो सब सेपरेट है. बट जो पर्पज़ है जो आप ले रहे हो जिस चीज़ के लिए परफ्यूम को, कि जब आप उसको लगा रहे हो तो आप यू स्मेल फॉर सम आवर्स, गुड यू प्रोजेक्ट वेल. So ours is we use 25% oil. We are the parfum. We are not EDPs. We are not EDTs. We are not mist.
We are Parfum, so we put 25% oil, and in this price range, you'll not find in the entire India a brand operating at Parfum. So we put in 25% oil. What happens is, so the major cost in a perfume is oil, right? वो उसी की cost है सारी जितनी भी है. That oil people, if you look at our competitors, whoever is operating at a range of 500 से 700 या 1000 रुपए तक भी या 1500 तक भी, they don't put more than 15%. No one puts more than 15%. Even in parfum? Even no, they don't do parfum, no. अच्छा. They do EDPs. अच्छा. So basic difference, EDTs are कि आपका 5 से 8-10% तक है तो it's EDT. 8-10% से 15-17-18% तक है इट्स EDP. 18 से ऊपर इट्स पारफ्यूम. सो उससे होता क्या है कि इट हेल्प्स इन लास्टिंग, इट हेल्प्स इन प्रोजेक्शन ज़्यादा बेटर, क्योंकि कितनी रेडियस जा रही है, कितनी रेडियस जा रही है और कितना लंबा चलेगा. ऑयल का उससे बहुत इम्पैक्ट आता है. सो दैट्स द पर्पस. सो वी आपको लास्टिंग चाहिए परफ्यूम में, आपको प्रोजेक्शन चाहिए, एंड यू नीड अ फ्रेग्रेंस विच इज़ नॉट अ कॉपी. वट पीपल आर ट्राइंग टू डू अगेन एट दिस प्राइस पॉइंट इज दे आर जस्ट कि ये वो 10,000 वाला परफ्यूम देखा था ना, ये उसके जैसा है. वो 20,000 वाला देखा, ये उसके जैसा परफ्यूम है 800 रुपए में. ये जो शाहरुख खान लगाता है डिप्टी को डनिल, ये उसका छोटा वर्जन है. एवरीवन इज डूइंग दिस. दे आर जस्ट, आज की डेट में ऑफिस बॉय से सीईओ तक सब एक जैसा स्मेल करने लगे हैं, बिकॉज वो सब एक ही जैसी फ्रेग्रेंस, वो सबकी कॉपी हो चल रही. वी ट्राई टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट नीश इन द फ्रेग्रेंसेस कि आप एक बार आपने नहीं स्मेल करी होंगी फ्रेग्रेंसेस, बिकॉज दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. वी आर नॉट इंस्पायर्ड, इट्स ओन क्रिएशंस. कुछ इंस्पायर्ड भी हैं, बट even if it's inspired from very very niche fragrances जो अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो वो हमारा मेजर वो है कि यू ट्राई आवर फ्रेग्रेंसेज, इट विल लास्ट ऑन योर बॉडी, इट विल गिव यू द परफॉर्मेंस. जिस चीज़ के लिए आप जो फ्रेग्रेंस आप डेट पे लगाने जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि लड़की आपको नोटिस करे और कॉम्प्लीमेंट दे, तो आप एक बार ट्राई कर लो. एक बार ट्राई कर लो हमारा एक परफ्यूम, और फॉर एग्जाम्पल हमारा माई विंगमैन ट्राई कर लो. आपको डेट पे कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो मैं बंद कर दूंगा. So that's why basically playing on the fragrance and playing on the product, the value of the product. जिस चीज़ के लिए आप खरीद रहे हो आपको उस चीज़ का वैल्यू मिलेगा. Got it. But do you not think कि for example इतने क्रेजी ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक जितने भी मेजर ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स है कम फ्रॉम फ्रांस, टर्की, इवन दुबई फॉर दैट मैटर, इन सारे जगहों के अलावा इंडिया में अगर आप एक क्रेजी ब्रांड बनाना चाह रहे हो, विच आई एम होपिंग इवेंचुअली वुड ऑल्सो गो अब्रॉड, हाउ डू यू सी दैट कमिंग अप इन अ कंट्री लाइक इंडिया? It's very easy. Okay. Yeah. ग्लोबली नाउ द जर्नीज आर इतनी डिफिकल्ट है नहीं जर्नीज अब कि आपको यहाँ से बैठ के यूएस बेचना है. टिकटॉक के थ्रू इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट ऑफ विद. बट इट्स नॉट जस्ट सेलिंग, इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग दैट ब्रांड वैल्यू. ब्रांड वैल्यू यू विल इवेंचुअली क्रिएट व्हेन यू आर गिविंग. आपने कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट दे दिया, आपने उसको अच्छा फील करा दिया, आपने उसकी को ब्रांड दिखा दिया कि अच्छा ब्रांड है, एंड नाउ ही इज योर्स. मतलब वो ब्रांड वैल्यू, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड इज कंज्यूमर के दिमाग में जो वो आपके लिए प्रोस्पेक्टिव जो इमेज बना हुआ है, दैट्स ब्रांड, राइट. सो अगर आप वो करते चल रहे हो, जैसे जैसे आप स्केल करते चल रहे हो, आप कंज्यूमर्स को अपनी तरफ करते चल रहे हो, दे आर टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग गुड अबाउट यू, आई थिंक दैट इज़ द ब्रांड. एंड व्हेन यू इवेंचुअली स्केल, यू जस्ट हैव टू मेंटेन दैट कि आपका वो जो थोड़ा 10-15% नेगेटिव है वो 10-15% ही रहे, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू स्केल इट अप. आपको वो वर्ड ऑफ माउथ बढ़ाना है. सो जस्ट कीप स्टिकिंग टू दैट एट अ हर लेवल पे. जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हो, जस्ट कीप ट्रैकिंग योर मेट्रिसेस, हाउ इट इज़ गोइंग, एंड आई थिंक ग्लोबल भी लोग तो लोग ही है. If there is a way to track how much word of mouth you're building, that is the best way to figure out your brand value. है ना कि मतलब not every time you're going to get a customer through running ads. Correct. And there should be a lot of good feedback, considering of course there'll be negative also, but if you can keep that into a very lower single digit percentage, listen to that. By the way, listening to that feedback is very very important. Very important. Like we discussed in before. तो वो feedback से इतने छोटे छोटे tweaks पता चल जाते हैं. This one time I was talking to somebody, he mentioned that he goes to competitors' websites and वहाँ पे वो negative reviews filter करता है Amazon पे, और सिर्फ उनको पढ़ता है कि जो टॉप का प्रोडक्ट है उसमें कमी क्या है. फिर उस पे काम करके ही tries to bring in innovation and get great it. insight. Yeah.
to bring in launch a new product. तो बाकी सब तो you can see what's good in the product, but जो negative रह गया इसमें उस पे काम करके launch a new product. फिर पलाश वेरी राइटली सेड कि बहुत सारे ड्यूप्स तो अभी बनते ही हैं, बड़े ब्रांड्स के बड़े प्रोडक्ट्स के बनते ही हैं. डू यू ऑल्सो जस्ट सी दैट हैपनिंग विथ अ लॉट ऑफ कोरियन प्रोडक्ट्स? बिकॉज इंडिया में बहुत ब्लेटेंटली ड्यूप्स बन रहे हैं. आई वोंट नेम ब्रांड्स बट है, ऐसा मार्केट में है. what take do you have on that? See, Korea is famous for their formulations Yeah. and their skincare. And of course, matlab, there is a trend towards, high aspiration to consume Korean products. So of course the market follows, right? They figure out what the consumer wants. So if you're building something nice out of it, and call it like inspired by Korean, and and it works, then it's great. Why not? But अगर तुम सिर्फ वो इसको उठा रहे हो कि बस बोल दिया कोरियन है और ये कर रहे हो तो शॉर्ट लिव्ड रहेगा बस. मतलब वो तो फिर चीज़ नहीं है. तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स इफ द कंज्यूमर वांट्स इट एंड यू कैन समहाउ बिल्ड इट, लाइक इंडिया वांटेड ऑर्डिनरी, नाउ मिनिमलिस्ट figured that out. And even though they had a backlash in the beginning that ordinary का copy है, they even had to like put up a post कि मतलब packaging भी बिल्कुल similar था, so they had to put up a post also apologizing. But people tried it and eventually they said it's doing the job and they like it and they like the price point. Ordinary बाहर से import करके इतना महंगा आ रहा था, उन्होंने Indian customer की value proposition जो उनको जो चाहिए था वो solve कर दिया and look where it is now. Right. So getting inspiration and all of that is fine. Ultimately, you're going to serve the customer and provide value to the customer. So that's okay. Fair. And while building all of these brands, बहुत ज़्यादा R&D में I think वक्त जाता है. आप And ऊपर even money as से well. ऊपर से पैकेज फॉर एग्जांपल, एंड वी आल्सो फेस दिस बैकलैश फॉर आवर ब्रांड फॉर बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स. बट आई एम सेइंग कि अगर आप ऊपर से भी आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, आप स्किन केयर के अंदर जो सीरम दे रहे हो या जो क्रीम दे रहे हो, वट एवर फ्रेग्रेंस के अंदर जो आप फ्रेग्रेंस दे रहे हो, that has to be unique, that has to have value. ऊपर का डब्बा पैकेजिंग इज स्टिल अ सेकेंडरी थिंग बिकॉज स्किन केयर ऑल्सो पीपल दे यूज फॉर देमसेल्फ. डब्बा थोड़ी लगा रहे हैं. डब्बा नहीं लगा रहे, मतलब डब्बा या बॉट वो आप अंदर की जो उसका वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कॉपी नहीं कर सकते किसी भी कभी. सो दैट इफ यू हैव वर्कड ऑन दैट, योर कंज्यूमर विल लव यू बिकॉज उनको इवेंचुअली फ्रेग्रेंस में जिसको एक ही, मैंने आज तक देखा है कि लोगों का एक ही फीडबैक है, एक बार आपने फ्रेग्रेंस लगा ली, उस पर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल गया ना, आप खुश हो जाते हैं. अब आप लगाओगे, राइट. अब आपको हो गया कि अब इसको अच्छा आ गई, अच्छा ठीक है, अब ठीक है, ये बढ़िया फ्रेग्रेंस है. हाँ, you become like यही है. very loyal to that perfume. हाँ, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, वो उसकी वैल्यू है. स्किन केयर की वैल्यू है कि हाँ मेरी स्किन ठीक करता है, वो उसकी वैल्यू है. वो वैल्यू उससे मिल रही है उसके को प्रोडक्ट से. दैट्स व्हाट कंज्यूमर को मैटर करता है, वही कंज्यूमर को मैटर करता है बस. Right. And even skincare, I think, is a very women first thing, at least in India. Yeah, well, it's changing, but Of course, it's definitely changing. Vast There are a lot of majority, new हाँ. brands also coming in. How do you see कि a brand like Prolixer, right, taking care of the male side of this as well, the male side of the market? we did start Prolixer Men. That was, I think we were too early in time for that. कब की बात है ये? Again, like this was very early in, like 3-4 months after we launched Prolixer. So that was doing great. So we thought let's also for the same, we started with one SKU. So we thought, just get another SKU, same product for men also, because again feedback ही आया था that some of the consumers were asking, a lot of consumers were asking if this is something that men can apply. It was pink in color and this and that. So we wanted to break that this thing कि ऐसा नहीं है कि men cannot apply. So we launched a basically like a black version of the same product. But that did get a lot of traction. I think we should have stayed stuck to it, but we concluded that the market is not so mature, so we dropped out of it that time. But today I feel
it's just growing. Even men are getting into makeup now. Yeah, So of course. everything is, men follow the trends anyway, right? But the vast majority of the market, the consumption is purely मतलब बहुत ज़्यादा is women lead the skincare market in terms of the market share. इनिशियली अगर कोई शुरू करना चाहते हैं, देयर इज अ न्यू फाउंडर, न्यू एंटरप्रेन्योर वांटिंग टू बिकम वांटिंग टू क्रिएट अ परफ्यूम ब्रांड और अ स्किन केयर ब्रांड, इनिशियल R&D में कितना अमाउंट जाता है यूजुअली, एंड हाउ डज दैट हैपन? इज इट सपोज टू बी इन हाउस, घर पे लैब बना दिया और किसी वाइट लेवल कंपनी को आउटसोर्स कर दिए? हाउ शुड, व्हाट इज द आइडियल वे? Are you asking how much capital? या इनिशियली फॉर द R&D? It depends on when you are convinced. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि it could be if you have the right resources in place and you get a formulation or you get good feedback from it. मतलब you got lucky, तुम्हें फर्स्ट फॉर्मुलेशन में इतना अच्छा फीडबैक, ऑल्दो वो बहुत सस्पिशियस है कि तुम्हें यू शुड लुक फॉर नेगेटिव फीडबैक, बट like he said, like you keep testing with different sample sizes. अपना लोगों के पास स्ट्रीट्स पे गए या जैसे भी गए और उनको जाके फीडबैक लिया. बट कैपिटल, these categories I don't think they're very very capital intensive. मतलब getting to a right product, having the right, if you have the right resource for who's formulating your product, you can there's no like some multiple lakhs that you require to get to it. But if you're somebody who's not being able to crack the right formulation, तो फिर तो अब if somebody decides to just go and land up in Korea for 6 months just to crack the, उसका कैपिटल अलग हो गया, उसको तो अपना वो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए कोरिया में सस्टेन करने के लिए. तो डिपेंड्स, एंड इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द कैटेगरी भाई. फॉर एग्जांपल स्किन केयर द प्रोसेस कि आपने आज सीरम लगाया, उसका रिजल्ट, इंडिया इज़ अ वेरी आउटकम ओरिएंटेड मार्केट, राइट. उनको 10 रुपये में भी आउटकम चाहिए, मतलब हर चीज़ में उनको आउटकम चाहिए, विच इज़ फेयर. सो स्किन केयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. 3 महीने रेगुलर. इंडिया में स्किन केयर इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज वो लोग लेजी हैं ना, वो करते नहीं है. सो प्रोडक्ट में वो आप 3 महीने आप कितना टेस्ट करोगे? आप पहले 3 महीने किसी को लगाओगे, फिर उसका रिजल्ट देखोगे, फिर चेंज करोगे फॉर्मुलेशन में, फिर वो करोगे. स्किन केयर इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू लुक फ्रेग्रेंस, इट्स वेरी इजी. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है. लगाया, स्मेल किया, अच्छा लगा, डन. इंस्टेंट. स्किन केयर में ग्रेटिफिकेशन डिलेड है. फ्रेग्रेंसेस में इंस्टेंट होता है. रेगुलरली पेशेंटली करते रहना पड़ेगा. सो इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कैटेगरी ऑल्सो. सो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब इवन इफ यूर स्टार्टिंग स्टार्टअप, यू शुड लुक कि आपके पास कैपिटल कितना है, आप कितना उसको टेस्ट कर पाओगे, कितना चला पाओगे. वेरी मच डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. आप ऐसी चीज़ ही बनाने निकल गए कि कैपिटल आपके पास उतना है, तो आप बना ही नहीं पाओगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे से बन नहीं रहा, फिर आप छोड़ देते हो. सो ऑलवेज लुक इनसाइड द कैटेगरी विच यू आर ट्राइंग टू बिल्ड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू see that. Got it. And in a space like India, specifically with perfume, also very reasonable for skincare as well. जैसा weather है यहाँ का, India is not a very cold country in general. Humid. How do you formulate such fragrances जो उतनी long lasting भी हो, at the same time gives the right fragrance, उसकी projection वैसी हो? How do you manage that? It's just not India is for fragrance. It depends on skin to skin again. Okay. Like जैसे स्किन केयर में ड्राई स्किन होती है, वो कि ऑयली स्किन होती है, डिफरेंट आते हैं ना. ऐसे परफ्यूम्स के लिए अभी तो क्या है कि परफ्यूम्स जनरली लगाते हैं लोगों की, लेकिन स्किन पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना स्वेट करते हो. जितना कम स्वेट करता है उसके में उतना ज़्यादा लास्ट करती है. जो थोड़ा ज़्यादा स्वेट करता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टेक्सचर ऑल्सो कि आपका परफ्यूम स्किन पे कितना लास्ट करेगा. क्लोथ पे तो लास्ट कर ही जाता है, इट मेजरली इसकी स्किन पे कितना लास्ट कर रहा है. तो इट अगेन डिपेंड्स ऑन वेरी मच ऑन द कंडीशंस. हर 100-150 किलोमीटर में फ्रेग्रेंसेस अलग तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं इंडिया के अंदर, बिकॉज दैट्स अ डाइवर्स कंट्री वी हैव.
सो यू हैव टू प्लेस योर प्रोडक्ट्स वेरी वेल अकॉर्डिंग टू दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए, हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी. हमें पता था कि इतनी क्लटर्ड मार्केट है, बिना ट्राई करे लोगों को कुछ तो पसंद आएगा नहीं. तो और ट्राई करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो हमने एक वो पैक निकाला जिसमें हमारी 6 फ्रेगरेंसेज हैं. हमारी टोटल 14 SKUs है, तो हमने 6 का, जिसमें 2 कॉमन है सबके अंदर, तो वो पैक निकाला कि इसमें 6 फ्रेगरेंसेज हैं और हर फ्रेगरेंस ना थोड़ी थोड़ी अलग है. तो हमने छोटी छोटी पॉकेट बॉटल्स निकाली 7 ml की और 6 का एक ट्रायल सेट बना दिया 400 रुपये का कि आप ये ट्रायल सेट लो 400 रुपये का. आपको इन 6 में से जो भी अच्छी लगती है फ्रेगरेंस, आपकी बॉडी पे लास्ट करती है, आपको अच्छी लगती है, उसकी 100 ml बॉटल में अपग्रेड कर लो और ये 400 रुपये वहाँ पे रिडीम कर लेना. ओह, और अगर बाई चांस कोई फ्रेगरेंस पसंद ना आए इन 6 में से, तो आई विल रिटर्न योर मनी बैक, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. दैट इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी. नाइस. कि ये 6 है, इनमें से जो आपको स्किन पे सूट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रही है, वो वाली फ्रेग्रेंस को अपग्रेड कर लो और ये 400 रुपये रिडीम कर ये लेना. बिल्कुल ऐसा फुल प्रूफ. फुल प्रूफ कि कोई कंज्यूमर को, आपको शुरू में जब मार्केट कैप्चर करनी है, यू हैव टू गिव कंज्यूमर एवरी, बिकॉज यू आर अ न्यू ब्रांड. या आप कितने ही कुछ भी हो अपने उसमें, बट कंज्यूमर की नज़र में आप एक नए ब्रांड हो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू दैट. तो आपको उसको कंफर्ट देना पड़ेगा कि भाई तू बस ट्राई तो करके देख, बढ़िया है, एक बार ट्राई करके देख ले, और वहीं पे आपका गेम पलटता है. एंड ट्राई फ्री में करवाओगे तो कंज्यूमर कभी वैल्यू नहीं करेगा. राइट. आप दे दो, आपको आपने कोई याद होगा प्लेन्स में जब भी आते हो तो एक एक वो मिल जाती है मॉइस्चराइजर या कोई, मेरे को याद नहीं, मैंने आज तक कभी ब्रांड भी देखा हो उसका, लगाता ज़रूर हूँ. आजकल वो चीज़ ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ये सब के पैक्स में आ जाती फ्री है. कंज्यूमर को आप फ्री में कुछ भी दोगे, वो उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा. आप द फर्स्ट थिंग इज कि आप उससे पैसे ले रहे हो, तो आपने पैसे लिए, आप उसको रिडीम करवा रहे हो कि भाई इनमें से जो भी पसंद आए वहाँ पर रिडीम कर लियो, ना पसंद आए तो मैं पक्का तेरे पैसे वापस कर दूंगा. और वी वर ऑल्सो वेरी स्पेक्टिकल बिफोर गोइंग विद दिस स्ट्रेटेजी कि यार रिटर्न रेट कहीं इतना आ गया, क्योंकि इंडिया है. जैसे जोमेटो करता था कि ना पसंद आए खाना या ठंडा हो या कुछ भी हो तो पैसे फुल रिफंड कर लेना. वो फुल को उसने धीरे धीरे कम कर दिया, वो करा. बट कंज्यूमर को ईज मिल गई ऑर्डर करने की ना, कि ठीक है यार, मतलब अगर नहीं हुआ तो मैं वापस कर लूँगा. बट इंडियन मार्केट अलग तरीके से भी रिएक्ट करती है. तो हम थोड़े, किसी को हॉस्टल में हो गया तो बच्चों ने, सबने मंगा लिया, वापस कर दिए फॉर एग्जाम्पल. तो हमें डर था ये, बट सरप्राइजिंगली आर रिटर्न रेट इज लेस देन 5%, क्योंकि लोगों को जेन्युइनली पसंद आई और हमारी अपग्रेड्स गए मोर देन 30%. सो वी रियली built up with that strategy, and that's the उसी की वजह से I think we are standing, उसी strategy की वजह से we are standing in like 4 months at a 15 lakh of daily run rate. So that's crazy. And talking about strategies, initial traction के लिए, what is the smartest way for any founder? For example, is it performance ads? Is it organic storytelling? What do you think is the right way? बहुत डिफरेंट है, दोनों तीनों सारी चीज़ें चलती हैं भाई. मतलब यू हैव टू टारगेट कंज्यूमर 360 डिग्री. आप ये, मतलब आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड आपको 10 चीज़ें ट्राई करके देखनी पड़ेंगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. आपको चैनल, इट्स जब तो स्टार्टअप में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू आर एनालाइजिंग योर डेटा, जो भी, चाहे जितना ही छोटा है, चाहे वो 10 लोगों का है, 100 लोगों का है, 1000 लोगों का है, 10,000, डजेंट मैटर. हाउ यू आर एनालाइजिंग इट, कि आपका कौन सा चैनल वर्क कर रहा है, आपका कौन सा चैनल वर्क नहीं कर रहा और क्यों नहीं कर रहा. आपको हर जगह ट्राई करना पड़ेगा कि ताकि आपको पता चले कि कौन कौन, फिर वहाँ पे आप स्केल कर पाओ अकॉर्डिंगली. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा कहना कि परफॉर्मेंस एड्स गलत है, वो भी सही नहीं है. परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, ऑर्गेनिक स्टोरी टेलिंग भी मैटर करती है, CRM भी मैटर करता है, एवरीथिंग मैटर्स इन अ बिजनेस. करेक्ट, अग्रीड. क्योंकि आप ट्रांजैक्शन तो डे 1 से ही कर रहे हो ना, तो लाइक ही सेड CRM भी मैटर करता है डे 1 से. वो अलग, मतलब स्टार्टिंग में आप खुद ही लगे रहते हो कस्टमर्स के साथ, बट इवेंचुअली यू नीड टू हैव सिस्टम्स इन प्लेस. और व्हेन इट कम्स टू, जैसे मार्केटिंग में आप बोल रहे हो, आप परफॉर्मेंस एड्स रन कर रहे हो, आपका इंस्टाग्राम खाली है, दैट्स सस्पिशियस. मतलब यू हैव टू, ये ओमनी चैनल ही जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग टुगेदर, एंड somebody can crack a way to probably get a lot of orders through influencer marketing. Somebody can करना सब कुछ है टेस्ट, but of course you have to amplify what is working for you. तो परफॉर्मेंस एड्स, दिस दैट, ये सब D2C का तो सोल है. मतलब यू हैव टू फिगर इट आउट एंड लर्न फॉर योरसेल्फ. स्पेसिफिकली नए फाउंडर्स के साथ a lot of this there's this big notion कि
मुझे आज एक ब्रांड शुरू करनी है, अच्छे स्केल पे पहुंच गया, मे बी पीक पे पहुंच गया, तब मैं अपनी ब्रांड सेल कर दूंगा एक बड़े मार्केट में या बड़े फाउंडर को या बड़े इन्वेस्टर को. What do you see Blably Blue in that direction and Prolixer? Yeah, for me, I think you should have at least a route to exit. आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्पेस में बना रहे हो, और क्योंकि द अल्टीमेट एम इज़ टू क्रिएट वेल्थ. वेल्थ 2-3 चीज़ों से ही बनेगी. या तो आप किसी में मर्ज कर लो, एक्वायर हो जाओ, या फिर IPO चले जाओ. IPO इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी. इफ़ यू हैव दैट पेशेंट, आप 20-21 साल के हो, आप पेशेंटली बनाना चाहते हो, 10 साल लेगेसी ब्रांड बनाना चाहते हो, गुड फॉर यू बनानी चाहिए, और वो उस तरफ काम करना चाहिए. ऑल्सो कीप इन माइंड कि हाउ विल यू टेक एन एग्जिट फ्रॉम दिस बिजनेस, हाउ विल यू ऑल्सो क्रिएट वेल्थ जिस चीज़ के लिए. बिकॉज मोटिवेशन फैक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है. फॉर समवन इट इज़ पैशन, फॉर समवन इट इज़ मनी, फॉर समवन इट कैन बी डिफरेंट. बट आई थिंक फॉर इफ़ यू कीप मनी एज योर ड्राइविंग फैक्टर, आप हसल ज़्यादा करोगे. ऐसा मैंने पर्सनली देखा है. इफ़ मनी इज़ योर ड्राइविंग फैक्टर, आप हसल ज़्यादा करोगे, आप मेहनत ज़्यादा करोगे, आप देखोगे, आप रास्ते निकालोगे नए नए कि कैसे उसको स्केल करके आप मनी क्रिएट कर सकते हैं. योर ब्रांड कैन, आपके ब्रांड को भी उससे बहुत फ़ायदा मिलता है, वो ग्रो जल्दी करती है. सो अकॉर्डिंगली यू शुड डेफिनेटली हैव अ रूट टू एग्जिट. आपके दिमाग में होना चाहिए कि जिस प्राइस पॉइंट में आप ऑपरेट कर रहे हो, उसमें बड़ा प्लेयर कौन है जिसके साथ आप इन लेटर ऑन मर्ज कर सकते हो या एक्वायर हो सकते हो. अगर नहीं हुआ तो IPO तो है ही, बट स्टिल यू शुड हैव अ क्लियर माइंडसेट ऑफ कि आपको एग्जिट कैसे लेनी है बिजनेस से, आपको ब्रांड का आगे कैसे करना है, सो दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट वेल्थ. योर एम्प्लॉयज़ हु आर देयर फॉर यू, जो 24 घंटे आपके साथ लगे हुए हैं, वो क्योंकि दे आर ऑल्सो देयर फॉर कि उनकी भी वेल्थ बनेगी. सो आपको उतना ज़्यादा सेल्फिश होके नहीं बैठना चाहिए कि नहीं IPO तक ही लेके जाएंगे या वैसा ही करेंगे. If you can create wealth for your employees, for yourself, I think that's a win for a business. Good. I'll come back to the 24 घंटे वाला part, but before that I want to know कि Prolixer got acquired by GlobalBees. Yeah. How did that happen and was it very clear in your head पहले दिन से ही कि acquire करवाना है किसी बड़े ब्रांड से? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले दिन से था. ऑल्दो अब अगर मैं बिल्ड करूँगा तो लाइक ही सेड, और रूट टू एग्जिट विल ऑल्सो मेक यू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू. बिकॉज if you're just running after monthly money and you just take actions on the basis of अभी मेरा पैसा कैसे बन जाएगा, तो probably आप गलत decisions ले सकते हो. बट अगर आप route to exit लेके चल रहे हो, चलो वो तो if it happens or if it doesn't happen is another thing, but you will keep building something of value to the buyer of the company, right? तो in any way it's a good approach कि कल को चलो if I want to, I'm in the right direction. So completely very valid point कि you need a route to exit. And जो मेरा GlobalBees का है, that was very sudden. So we were not looking for an exit, but बीच में this Thrasio model had come up. US में there's this company Thrasio, which was acquiring and building a house of brands. And it became a unicorn. Then the concept came into India. So there were a couple of companies. All of a sudden we were basically talking for, not for funding, but direct exit to, मतलब we had people to choose, मतलब companies to choose from किसको बेचना है. So that was also an interesting experience, but it just happened. मतलब we were running a profitable bootstrapped company, but then we got a great offer from GlobalBees. So ये भी मेरा एक learning है कि मतलब if you're building something of value, people will get attracted and come to you. Now timing of that is something that you have to measure. That if you're building a legacy brand, if you cannot think of anything else and this is what you want to keep running, then you're probably in a spot where you don't want an exit and you want to keep running that throughout your life, build a legacy brand and give it off to your next generation. That's also fair, मतलब किसी को चाहिए तो. But if you think now you can hop onto a different category and build something bigger and create wealth right now, then that's your choice. You can get an exit. Got it. How did you decide कि मुझे GlobalBees को ही देना है? GlobalBees came up with the best offer. And also GlobalBees was very fascinating in terms of when we were having these conversations. So Mr. Nitin Agarwal, who's the founder, he was very convincing, and his background, and it's also backed by FirstCry and SoftBank. So there we,
वी गॉट कन्विंस्ड कि इतना सारा हिस्ट्री है एंड e-commerce giants, so we were like we'll get to learn so much. So actually the idea was also to, उस टाइम पे तो हमें इतना जल्दी एग्जिट का भी नहीं था, तो हम तो लर्निंग एक्सपीरियंस पे भी ये हो रहे थे कि we'll get to work with such a big conglomerate of brands. So that was the idea that time, कि we will partially sell it and then learn through the process of how to scale a brand. Got it. I'll come back to your point. Being founders, and be very honest, very blatant about this. What do you expect from your employees? कि क्या वो दिन के 24 घंटे एक्चुअली डालें आपके ब्रांड को बिल्ड करने में? What is that thought process around? The thought process is to make them entrepreneurs. Okay. मैं जब वो आते हैं ना तो मैं उनको बोलता हूँ कि what you want to be. You want to be an employee or you want to be an entrepreneur in your longer life, right? मेरे टीम में I think average age होगी 23 of the people. So they want to be an entrepreneur. So they also have to think like an entrepreneur or a founder. They have to take ownership of their own whatever they are doing. Plus you are here not just to, अगर आप वैसे आ रहे हो कि आप एम्प्लॉय की तरह आ रहे हो, यू वांट टू वर्क 9 to 5 और यू वांट टू वर्क लाइक अ लिमिटेड लाइक अ जॉब, सो आई थिंक स्टार्टअप्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में स्पेशली, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और अकॉर्डिंगली फिर आपकी वेल्थ भी, आई हैव प्रॉमिस्ड एवरीवन इन द कोर टीम विल मेक आउट वेल्थ. अगर कंपनी कमा रही है, हम कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, यू विल ऑल्सो अर्न, दे विल ऑल्सो अर्न, एंड दिस इज देयर जर्नी टू बी एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज वो वहाँ पे मेजरली स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में लोग इसलिए आते हैं कि हमें भी सीखना है कैसे बनता है, क्योंकि हमें भी अपना बनाना है. दैट्स देयर मोटिव, वन ऑफ अ बिगर मोटिव. मतलब इफ यू से 60% ऑफ पीपल विल थिंक कि मेरे को अपना बनाना है, एंड दैट्स वाई वी वांट टू लर्न कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सो दैट हम अपना बना सकें. सो अगर आपको वो करना है और आप उनको एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट करोगे, वो कभी ना तो वो कर पाएंगे ना वो अच्छे से काम कर पाएंगे. ट्रीट देम एज फाउंडर्स इन योर कंपनी, कि अगर आप वो डिपार्टमेंट संभाल रहे हो या उस चीज़ में कर रहे हो, टेक ओनरशिप. ओनरशिप मीन्स कि अगर कोई चीज़ रात को 2 बजे भी करनी है तो वो रात को 2 बजे भी करनी है. दैट्स ओनरशिप. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट देम लाइक दैट, कि यू आर फाउंडर्स एंड फाउंडर्स हैव टू हसल. इट्स जो कहते हैं कि वो हसल नहीं करते या ऐसा जर्नी, इट्स नॉट ईजी. यू हैव टू हसल, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. आपको काम निकालना है, आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है. सो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग एंड दैट्स व्हाट इट्स अ लर्निंग फॉर देम. इट्स नॉट अबाउट कि 24 आवर्स काम कराने. जिस दिन लीनियंट पीरियड होता है उस दिन लीनियंट होता है. जितनी वो, मैं आपको अपने ऑफिस का अगर कल्चर बताऊँ, मतलब मेरे को नहीं पता कि बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब everything is on the floor. If they want to have drinks, they are having drinks on the floor. They are enjoying their partying. कुछ लोग बाहर म्यूजिक चला के बैठे हैं, कुछ लोग टेरेस पे बैठे हैं म्यूजिक चला के, कोई कहीं बैठा है अपने जोन में काम कर रहे हैं. एंड एवरीवन इज वर्किंग विद देयर फ्लेक्सिबिलिटी. तो और जब लीनियंट वी वर्क हार्ड, वी पार्टी हार्डर. एवरी सैटरडे और अ संडे एंटायर टीम इज आउट इन वन ऑफ द क्लब्स एंड डांसिंग एंड डूइंग शिट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to create that culture. There they enjoy, they hustle, they grow, they learn, they do everything. अब उसमें 24 घंटे डालना या ये डालना कि 24 घंटे काम कराना सही है गलत है, I don't want to get into that perspective, but genuinely अगर वो बंदा करना चाहता है तो वो करता है और वही ग्रो करता है. जो ये बहाने देखता रहता है कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो रहा है और वो हो रहा है, फिर वो जब कुछ अपना भी करने जाएगा तो उसको वहाँ पे भी वो चाहिए होगा, तब उसको पता चलेगा कि यार वो तो सीखा ही नहीं था. वो तो करेक्ट. और इतने इनिशियल स्टेज स्टार्टअप पे ना रोल्स भी डिफाइन नहीं होते हैं, मतलब इतनी कोर टीम के. सो लाइक ही सेड, ओनरशिप इज कि ये नहीं है कि तो मेरा काम नहीं है, ये बहुत स्टेबल ह्यूज MNCs में होता है. MNCs में दिस इज माई रोल 9 to 5. इफ अगर आई रिमेंबर प्रोलिक्सर में एक बार इंस्टाग्राम गॉट हैक्ड और सारे पोस्ट डिलीट हो गए एंड वो कुछ रैंडम पोस्ट डालने लगे. सम एम्प्लॉय बेसिकली क्लिक्ड ऑन अ रॉन्ग मैसेज और वहाँ से वो हैक हो गया. अब वी गॉट टू नो अबाउट इट एट 11 PM. आई वॉज ऑल्सो एट अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, तो मैंने पूरी पार्टी बैल्कनी में ही अटेंड करी है. वी वर अबाउट 8 people ऑन कॉन्फ्रेंस डूइंग वट एवर इट टेक्स, बिकॉज हर एक की मेहनत जा चुकी थी उसमें, मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन एंड अ लॉट ऑफ स्टफ. और 3-4 बजे तक हमने
वैसे if you ask me today also, I don't remember what's the first step we took and how do you reach out to Instagram, and by 3 a.m. 3 a.m. तक we were straight on call. 3 a.m. we had a official email from Instagram कि आपका इतने देर में सारी हिस्ट्री भी वापस आ जाएगी और इस जगह पे आके आर्काइव्ड आपका इंस्टाग्राम वापस आ जाएगा. बट व्हेन वी जो फ्रीक आउट मोमेंट आया था जब वो होता उस टाइम पे एवरीबडी वॉज ऑन टू सॉल्विंग इट. अब उसमें चाहे वो ऑपरेशंस का बंदा था, चाहे वो market places ka tha, whatever, if they didn't even have anything to do with, they were just applying their brains to get this back. So that is what builds a startup in the initial days especially. Matlab, and that's the fun part also. Matlab, we still remember those days. Oh, exit se zyada to wo journey of building it was beautiful. Matlab, I'd want to do that again and again. So yeah. Correct. Exactly. Journey is fun. That those nights are fun. जो वो पूरी रात बैठे हैं, टीम बैठी है, काम कर रही है, जो भी वो दो उन फुल नाइटर्स लगते हैं, दे आर फन. इट गिव्स मोटिवेशन नॉट जस्ट टू अस, इवन टू द एम्प्लॉयज़. दे ऑल्सो फील लाइक कि वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली और की मेहनत करनी है. जहाँ फिर छोटी सी कुछ भी एक विन आती है बिजनेस में, दे ऑल एन्जॉय. सो आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ फैमिली देन टू क्रिएट अ सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग फॉर यू. सो आई थिंक अगेन वो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है. दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर जयेश. मार्केट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ हस अबाउट ऑर्गेनिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, स्पेसिफिकली इन स्किन केयर. हाउ डू यू टैकल दैट एंड वॉट थॉट डू यू हैव ऑन दैट स्पेसिफिकली, जहाँ पे ब्रांड्स खुद को प्लेस ही सबसे पहले ऐसे ही करते हैं कि हम बहुत नेचुरल हैं, हम केमिकल कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं. नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब this has happened in every consumable industry, right, where awareness आई है about a particular ingredient, education आई है, and then brands have tried to remove that from their products. So of course, मतलब you obviously have to educate the customer. Even if you're putting something, you've done your clinical trials, आप पूरा you have a report of your clinical trials, and also sometimes what happens is even if everything is right, it might not suit a particular skin type or somebody's skin. So you always give them guidelines of doing a patch test first. है ना, आपने patch test किया, 24 hours देख लिया, फिर करा. But yeah, of course, if you're selling something that is to be put on your face, it's a big responsibility that you're getting. So pura transparency is very important. Organic and all, of course, the world will keep getting more and more cleaner, right? So जितना अवेयरनेस है, जितना एजुकेशन है, वो अगर नहीं है किसी कंज्यूमर को जो वो खरीद रहा है, तो कोई फॉल्स क्लेम्स नहीं, कोई कुछ नहीं. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज़ वाई यू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट. द कस्टमर अल्टीमेटली नीड्स टू ट्रस्ट यू दैट यूर वॉट दे आर पेइंग फॉर, यूर डिलीवरिंग दैट. तो अब सडनली मैगी के साथ हो गया, यू नो, आउट ऑफ नोवेयर दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग, सो दे वर्कड ऑन इट. So this will keep on going and brands will have to eventually keep evolving their product as to what the market needs. Talking about career paths, specifically D2C space में, there are a lot of careers या jobs which people don't know about. For example, in both your brands, there must be people who are formulating a lot of things, people who must be taking care of supply chain, right? How does someone who is not from a specific chemical background, जिसे ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, how does a person like that get into this space? What degrees में भी या कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है इसके लिए? What is the right way to go? See, you have to, a founder cannot know everything. Right. Right? So there are people who don't know coding if they've built great tech startups. Right? So you definitely find people who have experience, proven record, and get them on board. They should have, equity in the business, and they should have ownership to do justice to the product. And of course, you also have to, if you're in a category, you have to go to the deep end and also learn about it. तो हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा और खुद कन्विंस होना पड़ेगा before we can go out and sell it. But yeah, ideally, if you can get somebody on board who has prior experience, who has a proven record, then it makes your life easy. So
ऑफ कोर्स जो वही जैसे कंज्यूमेबल्स एंड यू नो जो भी आप मुंह पे लगा रहे हो, यू नीड प्रॉपर फॉर्मुलेटर्स एंड यू नीड समबडीज गाइडेंस. अगर आप इफ यू हैव नॉट बीन इन द इंडस्ट्री बिफोर दैट, डू यू एग्री विद दिस? I 100% agree. I think मैंने एक लाइन पढ़ी थी या कहीं सुनी थी कि द फाउंडर हैज़ टू बी द लीस्ट स्मार्ट पर्सन ऑन द टेबल, एंड आई थिंक दैट्स रियली ट्रू. आप अगर जिस टेबल पे आपको फील हो रहा है कि वो ये सब ज़्यादा समझदार हैं, देन यू That's हैव the बिल्ट best अ ग्रेट टीम. So I think you need specific people for the entire thing. But in a early stage startup, again, if people, it's not easy to get people like that. So equity is one option. You find people, good people with you who can co-founder with you, or if you have that background, well, good enough. But you still need people who can work with you. And on a longer run, you have to be the least smart person on the entire table. Because you need to get people who are expert in all these. आपका एज अ फाउंडर, मेरे को लगता है कि फाउंडर का एक ही काम है, टीम को बस जोड़ के रखना. दैट्स द ओनली टास्क ऑफ फाउंडर. कि लोग सब अपना अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उसको उससे अलाइन कर रहे हो, उसको उससे अलाइन कर रहे हो, उसको उससे अलाइन कर रहे हो, आप सबको बांध के चल रहे हो. दैट्स द रोल ऑफ अ फाउंडर. उसके अलावा कुछ भी और रोल नहीं है उसका. Got it. वेल सेड. Can you ये रील कटेगा. Can you help me with the starting salaries? I'll list down a couple of job roles. Can you help me the starting salaries in your respective fields itself? We'll start with someone who's a formulator. Formulator. Yeah. See, initially though we did not hire a formulator. Okay. So the person who was, we found somebody who had been in business since, like, his family was in the business since 50 years and he would do it for all the great salons. वो तो rather D2C के लिए करते भी नहीं थे, वो salons के लिए करते थे. तो proven ingredients और उनके जो proven products थे, हमने वो ingredients लेके उनसे request करी, उनको convince करा कि आप हमारे लिए product बनाओ जो हम consumer, direct to consumer जाएंगे. So he was, and he had a degree. So, but it was his business to basically formulate and give us a product. And so you have to choose the right vendor initially who you can trust with this, you know, guidance on the formulation. Right. So that was the starting point. Eventually, once your business is big and you have in-house R&D and stuff, then to, I mean, depends on the experience of who you're Give me bringing. a rough ballpark number. For a formulator. Yeah. Formulator is not like a, I think I would say it's still a outsource plus in-house. You know, you have a sourcing person, right, who you can trust with the product. So I'd say 1.5 lakhs depending on per month, depending on their experience. Got it. And I think what you want to ask in early stage startups now, especially in D2C market space, there are no such formulators because product आप कभी in-house बनाते ही नहीं हो. So even if it's skincare, you will agree. If fragrances, आप in-house नहीं बनाते. There are global houses which gives you fragrances. But what you mean by formulator, I think, is a QC person. okay. कि a person जो बन रहा है और उसको टेस्ट कर रहा है कि is it the right quality Right. जो चाहिए कि नहीं. So it's more of a QC guy because you are not formulate. कि formulation आप करने जाओगे तो फिर तो it's a manufacturing setup. Of course. You are not into a D2C space. You are building a manufacturing thing. So you need a QC guy who has that experience of कि ठीक है ये प्रोडक्ट जो भी है स्किन केयर है या परफ्यूम्स है या वट एवर इट इज़ कि वो उसका क्या एग्जैक्टली कितना एसिड होना चाहिए, कितना वो होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, कितनी फॉर परफ्यूम्स जैसे बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है कि कितना टाइम के लिए वो जो ऑयल आया है वो अल्कोहल में रखना है, कितना टाइम मैस्चुरेशन करनी है, कितने. तो दैट ऑल थिंग हैज़ टू बी दैट इज़ अ QC गाय. सो आई थिंक मोर और लेस in our sense 50 to 70,000 is what you get a good QC guy who knows the market. Got it. Someone who is a product manager. Again, product manager, same thing. Same thing. Very similar. It's in major. If you are talking about a tech startup, product manager would have been earning a great there. In a D2C space, Somewhat the same team, na? Same It's the team. same team. QC guy is again the product manager because
इन उसको ही देखना है कि क्या सब कुछ आ रहा है सही के नहीं आ रहा। एनपीडी एक डिपार्टमेंट बन जाता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो उसमें you're doing everything, you're sourcing, you're finding new vendors, you're getting samples, you're creating formulations or managing vendors, everything. तो starting point again 50-70, but हाँ मतलब when people get a lot of experience तब तो when you have a catalog of, you're coming from a big company, you already have a catalog of vendors, you have a rapport with. अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आ रहे हो, पहले से ही वेंडर के साथ बातचीत बहुत बढ़िया है, तो उस चीज़ का प्रीमियम ऑफ कोर्स मिल जाता है. Okay. Someone who is a supply chain lead. Supply chain is a very important part of a business. So it's a good supply chain manager has to be there who manage for so if he's a co-founder or a manager, you need a good person to manage the supply chain. बिकॉज आप आउट ऑफ स्टॉक D2C में आप कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो सकते. इट्स नॉट अनटिल एंड अनलेस दैट्स योर गेम कि मैं तो लिमिटेड ड्रॉप्स निकालूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन नॉट गो आउट ऑफ स्टॉक. सो सप्लाई चेन और उसको स्मूदन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज चाइना, कई बार चाइना की डिपेंडेंसी भी होगी, कहीं बाहर से भी मंगाना पड़ेगा, कुछ बॉटल्स नहीं बनती इंडिया में, कुछ जार्स नहीं मिलते. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर सप्लाई चेन इज स्मूथ इनफ एंड योर मनी, बिकॉज वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा फंसती ही सिर्फ सप्लाई चेन की वजह से है. अगर आपने वहाँ वर्किंग कैपिटल फंसा ली तो देन यू विल नॉट बी एबल टू स्केल अगेन. सो आपको वो स्केल करने के लिए वर्किंग कैपिटल स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी है, सप्लाई चेन स्मूथ रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ना फंसे. सो यू नीड अ गुड सप्लाई चेन गाय इज मोर और लेस 1.5 lakhs 1.25 और वो है 1.5. 24 आवर जॉब. हाँ वो है, उसमें सोना वोना कुछ नहीं है, फोन फुल आउट पे रिंग पे करके सोना होता है. Supposedly आज आपके पास 1 crore है to invest in some sub category or some brand where you see कि this can be the next big thing. What do you think is that? In our category or we Yes, can... in your category can be something else as well. Up to you. आई थिंक अगर आपके पास आज आप अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ, यू कैन गो इन टू द इंटीमेट लाइन ऑफ फ्रेग्रेंसेस. इफ यू वांट टू टारगेट, सी मार्केट ना, जेनजीज इस टाइम जो करंट इंडियन मार्केट है, जेनजीज आर रूलिंग द मार्केट. जेनजीज एक ट्रेंड सेट करेंगे एंड एवरीवन गेट्स इन अ फोमो और फिर वो सब उसके पीछे चल देंगे. दैट्स हाउ द मार्केट इज ऑपरेटिंग राइट नाउ. दिस विल चेंज मे बी आफ्टर 5 years or so, बट राइट नाउ जेनजीज आर बिल्डिंग अप अ ट्रेंड एंड एवरीवन गेट्स इन अ फोमो कि ओ शिट मेरे से मिस हो गया. स्पेशली मिलेनियल्स की, ओ शिट मेरे से मिस हो गया यार, ये मेरे को क्यों नहीं पता. Example can be Labubu. Can be. Yes. Can be Labubu, can be anything. Like, because now I read a recent report that 83% of Gen Zs are now content creator. So big number. So they are just setting the trend, and right now it's a social media world where just people are in FOMO कि oh shit यार ये रील मेरे से मिस हो गई, ये कंटेंट मेरे से मिस हो गया, ये प्रोडक्ट मेरे से मिस हो गया, ये मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा. सो वो ट्रेंड है इस टाइम, मार्केट ऐसा चल रहा है कि जेनजीज एक वो करते हैं. तो जेनजीज से रिलेटेड कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लो. फॉर एग्जाम्पल अ कूल थिंग, जैसे आपने लबूबू बोला, मे बी नॉट अ लबूबू बिकॉज उसकी कोई मार्केट इंडिया में मुश्किल बनेगी. बट जैसे फॉर इफ आई हैव टू लॉन्च समथिंग, आई लॉन्च अ इंटीमेट रेंज ऑफ फ्रेग्रेंसेस की दिस इज योर फ्रेग्रेंस फॉर योर इंटीमेट स्पेस. कि इट्स अ गर्ल फ्रेग्रेंस, इट्स अ वुमन फ्रेग्रेंस, बिफोर यू डू एनीथिंग अप्लाई दिस फ्रेग्रेंस, इट विल आपको बहुत अच्छा स्मेल करेगा. वो अच्छा स्पेस बन सकता है एक. और अ हेयर परफ्यूम, बालों के लिए परफ्यूम फॉर गर्ल्स. गेट कैन जो टच लैंड कर रहा है यूएस में, अगर एक ब्रांड है टच लैंड, देयर मिस्ट जो फॉर योर बॉडी मिस्ट है या हेयर मिस्ट है, स्पेशली हैंड मिस्ट है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच विल बी ट्रेंडिंग इन जेनजी. सो जस्ट सी अराउंड जेनजीज को क्या पसंद है, जस्ट लॉन्च एनी वन प्रोडक्ट. 1 crore में उतना हो जाएगा. तो आई थिंक इफ यू विल एबल टू मेक अ ट्रेंड विद इन द जेनजीज, आप सक्सेसफुल हो सकते हो. Yeah, I also believe, although sub niche don't, मतलब sub niche तो of course you can create as find a lot of them, but मेरे को लगता है अगर broader niche जो है, जो लोग avoid करते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी niche है, जैसे SPF हो गया स्किन केयर में, मेरे को उसमें भी hop on करना है. if you can bring in with some innovation, like there's somebody who thought of a spray SPF and functionality add कर दी कि SPF वही है but now you can spray it on your body. पहले लोग बैठ के लगा रहे थे. That's a master move यार, मतलब you know, so you can add functionality through packaging and bring in innovation. और innovation के लिए कभी ये नहीं हो सकता कि अभी ये पूरा innovation हो चुका है, अब कुछ ऐड नहीं हो सकता इस प्रोडक्ट पे. तो एक बड़ी कैटेगरी में भी एंटर किया जा सकता है if you
get some innovation to the product. Got it. Yeah. So product innovation is something that can be, even if there is already a big brand or a big product that people use, innovate करके उसको वापस से Gen Z में can be something that one can do. करेक्ट. एक छोटी सी चीज़ है भाई, मतलब जो मेरे को लगता है कि आई सेड दिस प्रीवियसली ऑल्सो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. आपके पास 1 करोड़ ही है ना, आप ऐसी चीज़ में डालो जहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो. फॉर एग्जाम्पल इंडियन कंज्यूमर ना लेजी है. स्किन केयर इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. सेकेंड इज़ कि आप वेट लॉस के जिम के मेंबरशिप बेच लो या वो गोलियाँ बेच लो, तो गोलियाँ चल जाएंगी इंडिया में, राइट. सो अगेन इफ़ यू सी पिल्स आर न्यू बिजनेस विच इज़ कमिंग अप, कि ये एनर्जी पिल्स हैं, ये फोकस पिल्स हैं, ये स्लीप पिल्स हैं, ये सेक्स पिल्स हैं, वो पिल्स. सो इंडिया में ना ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज अगेन वेरी आउटकम बेस्ड. सो वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट लुक कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, देर इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन दैट. सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग इन द बिजनेस विल इंक्रीज अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें कंज्यूमर को ग्रेटिफिकेशन उसी टाइम मिल रहा है. दैट इज समथिंग विच you should always look for in a business if you want the number of percentage of chances of success to increase. That's a great insight. And these days I also feel through my own behavior also that if you मतलब बड़ा subjective सी बात है, but if you can build aspiration around the product, just owning that product aspiration, Right. so a lot of Gen Zs are going towards कि नहीं यही brand का मुझे चाहिए. So even if it's making more sense कि 1/5 the price and does the same job, this that, but the brand has built such aspiration of just owning it. So इतनी reels आती है, Gen Zs are basically going swiping everything they have just to buy that pair of shoes, क्योंकि बस यही वाला ही चाहिए. I always wear Nike. Correct. So that has happened So with me. that पहले बहुत ही मतलब ये चेंज है, ये शिफ्ट है. मतलब यू नो पहले जब ऑनेस्टली व्हेन प्रोलिक्सर स्टार्टेड, आई फील एट दैट पॉइंट एवरीबडी वाज रनिंग टुवर्ड्स और सस्ता कर दो और सस्ता कर दो, फ्री बीच डाल दो, ये साथ में डाल दो, वो कर दो, ये कर दो. अब मुझे ऐसे लगता है नहीं, डिस्काउंट नहीं है. अब ऐसी जगह पे जो जेंजी हैं, दे प्रेफर कि देयर इज नो कट प्राइस, नथिंग, दिस इज व्हाट यू get when you pay this. Once in a while you can of course go and put a discount on your this thing. Blue Orange is a very good example for that. Yes. I think organically the kind of growth that brand has seen, मतलब ऑफलाइन स्टोर पे भी लाइन लगी होती है सेल डे पे, शॉपिफाई भी इज गोइंग क्रेजी. तो एस्पिरेशन बिल्ड कर लोगे अगर प्रोडक्ट के अराउंड, तो इट विल सर्व यू लॉन्ग टर्म. I somehow agree and disagree to this. I think aspiration is one thing, but इंडिया में अगर आपको अच्छा बड़ा स्केलेबल बिजनेस बनाना है, बिकॉज इंडिया स्टिल मास. The market we are talking about is just 1 or 2% right now, right? You cannot scale your business to a level जहाँ कुछ बड़ा बना सकते हो इस market में with just aspiration. If you have to make a good then aspiration has to meet the affordability. So that you can capture the market, you have to build aspiration. That's वो तो करना ही पड़ेगा, बट उसको अफोर्डेबिलिटी से जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इंडिया स्टिल ऑपरेट्स ऑन मासेस. टीयर 1 में भी जो परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, वो 2 या 4% ही ऑडियंस है वो वाली जो ऐसे सिर्फ एस्पिरेशंस पे खरीदती है. दे नीड अफोर्डेबिलिटी. इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, दे नीड अफोर्डेबिलिटी. सो टू एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आप ऑपरेट कर रहे हो, वेयर इज द प्राइस गैप जहाँ पे आप पोजीशन कर सकते हो अपने आप को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ मार्केट मेजर इंडियन कंज्यूमर 10 से 15% प्रोडक्ट प्रीमियम दे देगा कि ठीक है अच्छा प्रोडक्ट है, 10-15% मैं ऊपर दे दूंगा. लेकिन आप कहोगे यार 100% प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वो कहेगा यार सॉरी अफोर्डेबल मेरे बाहर है रेंज से, यार मैं नहीं ले पाऊंगा. 10-15-20% तक का प्रीमियम ही कैन अफोर्ड है ना. आप देख लो ना, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहाँ जो मास में बिजनेस चल रहा है उसका आप 10 से 15% अगर आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, देन यू कैन मेक अ ब्रांड. अगर आप बिल्कुल ही ऊपर चले गए, देन देयर इज़ अ वेरी नीश मार्केट. आप बहुत लंबे टाइम आपको उसको चलाना पड़ेगा, लग्जरी बनाना पड़ेगा, लेगेसी बनाना पड़ेगा. इट विल टेक सम टाइम. ऑफ कोर्स प्रीमियम चार्ज करने के लिए टाइम, पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो है. मतलब व्हेन यू मेक इट लाइक ही सेइंग वैल्यू प्लस अफोर्डेबिलिटी, देन इंस्टेंट यू नो योर
appealing to the customer. कन्वर्जन रेट बहुत बढ़ जाएगा. अगर प्रीमियम चार्ज करना है then you got to put in some time. गॉट इट. और ये जो प्रीमियम चार्ज करने की जर्नी होती है, लेट्स से इनिशियली ही क्या वो कर किया जा सकता है? इनिशियली थोड़ा एक लोअर प्राइस पे सेल कर सकते हैं, या फिर कुछ स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं टू यू नो गेट द कस्टमर, एंड ओवर टाइम देन वी स्टार्ट पेइंग, वी स्टार्ट आस्किंग. इंडियन मार्केट में अगर एक बार अपना प्रोडक्ट एक प्राइस पे पोजीशन कर दिया, देन आप उसको महंगा नहीं कर पाओगे. अगर आपने एक बार बोल दिया कि आपका परफ्यूम 700 रुपये का आता है, तो वो 700 रुपये का आता है. अब ये नहीं कि आप 1000 रुपये का बेचने लग जाओगे थोड़े टाइम बाद. ऐसे चलती नहीं है मार्केट. आप नीचे कर सकते हो, आप ऊपर प्राइस नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव पोजीशन योरसेल्फ एज दैट काइंड ऑफ ब्रांड कि इतने प्राइस रेंज में आप आते हो और ये आपकी पोजीशनिंग है. अब उसका कंज्यूमर प्रीमियम नहीं देगा उसके बाद, जब एक बार उसने यूज़ कर लिया. सो आई थिंक स्टार्टिंग से पोजीशन करना किस प्राइस पॉइंट पे है उसमें ही बेटर है. आप फ्यूचर में सोचो कि मैं फ्यूचर में 100-150 रुपये बढ़ा लूँगा, देन कन्वर्जन रेट्स विल ड्रॉप. Right, you should know the game you're going to play. पर किस प्राइस पोजीशन पे इज़ वेरी राइट, बिकॉज बाद में वो कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर. अगर बहुत सस्ता हो जाए, बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाए तो भी कंफ्यूज हो जाता है. इसके तो मतलब अच्छा खासा प्रीमियम देता था मैं, ये इतने सस्ते में क्यों आ रहा है, तो ये शेडी है. ठीक है. और महंगा हो जाए तो वहाँ तो सेंसिटिविटी है ही. तो इनिशियल थोड़ी सी R&D इन दिस वेर यूर फाइंडिंग अ गैप कि यार एक तो ये 1000 रुपये वाली चीज़ कंपनी बहुत चलती है, और उसके बाद स्ट्रेट अप 1500 की नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो बहुत चलता है, तो बीच में 1200 में तो कुछ है ही नहीं. और बहुत सिंपल है. मतलब एक अमेज़ॉन का टूल है हीलियम, आई थिंक उस पे जाओ. अमेज़ॉन की ना कैटेगरी वाइज उसमें सेल्स आ जाती है. अब अमेज़ॉन एक होराइजन देता है, बट गिव यू अ सेंस ऑफ मार्केट कि हाउ इट इज़ ऑपरेटिंग. तो वो आपको सेंस दे देगा कि कितना अमेज़ॉन पे क्या क्या बिक रहा है, किस प्राइस रेंज में बिक रहा है, मेजरली क्या बिकता है, कितने प्राइस रेंज का कौन सा प्रोडक्ट है. तो आपको सेंस आ जाएगी कि मार्केट में कौन से प्राइस रेंज में गैप है, आप मेजरली किस प्राइस रेंज में बिक रहा है, आप उससे 10-15% प्रीमियम में बेचना शुरू कर दो विद अ गुड प्रोडक्ट एंड गुड कॉन्टेंट, यू विल पिक अप. Fair point. Before we end this podcast, there's this one last thing that I want the audience to understand from you guys. ऐसे एक लास्ट क्या एडवाइस या एक टिप है, और मे बी एन इनसाइट दैट यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जो उन्हें कभी भी एक स्किन केयर खरीदने से पहले, एक परफ्यूम खरीदने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एंड कंसिडर बिफोर बाइंग समथिंग? Of course, like skincare में you have to be very well versed with what are you buying. There has to be transparency. कुछ भी अगर आपको देख के शेडी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इनकी मार्केटिंग टू गुड टू बी ट्रू साउंड कर रही है, या फिर आजकल तो देयर so many platforms to just go and see reviews, right? You can find out reviews on Google, Amazon, wherever you go. Reddit is one platform where you find very genuine people, you know, anonymously talking about the product. So do your thorough research, because this is something you're going to apply on your face ultimately. Then of course at some point after going through that, you will yourself know if you want to test it out or not. And then again follow the guidelines, do a patch test. If it works for you, then go and apply it on your face. So this is for skincare. परफ्यूम्स आई थिंक लोग ना टॉप नोट पे खरीद लेते हैं, बस कि स्प्रे किया एकदम से सूंघा अच्छा लगा खरीद लेते हैं कि टॉप नोट है वो. टॉप नोट 10 से 15 मिनट रहता है किसी भी परफ्यूम का. 15-20 मिनट से ऊपर टॉप नोट नहीं रहता. उसके बाद मिडिल नोट्स आ जाते हैं एंड देन बेस नोट्स आ जाते हैं, जो कि बेस नोट्स में नॉर्मली ऊद मस्क थोड़े से डार्क नोट्स होते हैं, तो लोगों को कई बार पसंद है. सो आई थिंक मेरा पर्सनली मैं कैसे खरीदता हूँ, आई गो टू मॉल्स और जहाँ पे भी अगर जाना है, या मैं अगर परफ्यूम बाहर से खरीद रहा हूँ तो आई अप्लाई इट. मैं थोड़ा घूमता हूँ, 3-4 घंटे देखता हूँ कैसा वो स्किन पे रिएक्ट कर रहा है. हर 2 घंटे बाद वो स्मेल ना, परफ्यूम की हर 1-1.5 घंटे में स्मेल चेंज होती है, इट बिकॉज ऑफ द नोट्स, डिफरेंट नोट्स इन इट. सो वो देखता हूँ एंड उसके बाद खरीदता हूँ. तो आई थिंक जज द एंटायर परफ्यूम ऑन ऑल द नोट्स एंड हाउ मच इट इज़ लास्टिंग ऑन योर स्किन, उसके बाद खरीदना चाहिए. Perfect.
Thank you so much, Palash. Thank you so much, Jayesh, for coming on the podcast. Thank you It was for a great calling us. conversation. I hope मुझे जितनी insightful लगी हो, ऑडियंस को भी उतना ही समझ आया हो बहुत सारी चीज़ें. And subscribe to एक number by Fin1 for more such money, marketing and business conversations. And try Blably Blue.